नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट जो है प्रैक्टिस पेपर देखेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो पेपर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सिलेबस आधारित पेपर है। यही क्वेश्चंस आपको जा करके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो लोग पहली बार दे रहे हैं या लास्ट टाइम जो है कुछ कम नंबरों से जो है फेल हो गए थे, तो उनके लिए ये सब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ नंबर से ही अक्सर ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। और कमेंट कीजिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कुछ भी कमेंट हो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, किसी अन्य टॉपिक पर अगर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया उस पर वीडियो चाहिए आप, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस जो है वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना चैनल, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 600 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाज्य है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आपको जो है सीधा सीधा आपको एक अच्छी सी ट्रिक्स बताता हूँ, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि ये संख्या दी हुई है और ऐसे दो संख्या 3 संख्या हो जो आपसे पूछे कि विभाज्य है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस दो संख्या का हमें पहले निकाल देना है एलसीएम। तो अगर हम 3 और 7 का एलसीएम देखें तो 3 और 7 का एलसीएम होगा 7 तिरका 21, 21 एलसीएम होगा। अब उसी एलसीएम को भाग देना है 600, ठीक है। 21 दुना जो है 48 होता है, 21 दुना 21 दुना जो है 42, ठीक है। तो यहां पे बचा कितना 18, ये जीरो हमने यहां पे उतार दिया, ठीक है। तो कितना बचा, यहाँ पे बचा 12, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचा, जो ऑड वैल्यू बची वो है 12। तो अब 21 जो है 12 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर जो जो भागफल निकला है हमारा, है ना, जो 28 है यहाँ पे, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर है बी, ठीक है। तो ये सेम ट्रिक हर प्रश्न पे आपको करनी है, ठीक है। पेपर 1 पेपर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है वर्ष 2024 का कैलेंडर वर्ष डॉट डॉट कैलेंडर के समान होगा। तो अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो वर्ष दिया गया है उसको आपको सिर्फ 4 से डिवाइड करना है, 4 छंग 24, ठीक है। तो यहां पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो यहां पे जब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा तो इसका मतलब यहां पे जीरो बचा। तो यहां ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे बचने वाली संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो और 0 हो, ये 3 संख्याएं 4 संख्याएं देखनी है। अगर 1 बचे, ठीक है, तो आपको कितना जोड़ना है, +6 जोड़ना है। अगर आपको 2 बचे तो आपको +11 जोड़ना है। प्लस यहां पे 3 बचे, ठीक है, तो +11 जोड़ना है। और 0 बचे तो +28 जोड़ना है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पे कुछ नहीं बचा है, तो इसका मतलब है कि हमें 2024 में, ठीक है, 2024 में 28 जोड़ना है। तो 8 4 12, 2 2 4 1 5, 2052। तो यहां पे जो आंसर निकल के आएगा 2052, ठीक है। लेकिन जब हमने जोड़ा मान लीजिए 28 और यहां पे मान लीजिए कोई वैल्यू निकल के आती है, वो सेंचुरी ईयर निकल के आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर वो सेंचुरी ईयर निकल के आ जाए जोड़ने के बाद, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 28 की जगह +14 जोड़ना है। मतलब फिर से उसी कैलेंडर में सीधा 40 जोड़ना होगा, 28 जोड़ करके वैल्यू निकाल करके फिर नहीं जोड़ना है। बात यहां समझ गए। चलिए अगला प्रश्न, A/B का जो है आपको अनुपात दिया गया है, B/C का अनुपात दिया गया है और ABC का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, ABC। तो यहाँ पे 11 और 7 दिया गया है और 5 और 19 दिया गया है, तो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए जो C की जो खाली वैल्यू है वहाँ पे हम वो नियरेस्ट संख्या लिखेंगे जो C के बगल में लिखी गई है। तो यहाँ पे C के बगल में 7 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम 11वें के साथ भी A की वैल्यू के साथ भी यही करेंगे। तो यहाँ पे नियरेस्ट क्या है, 5 है।
तो बस कुछ नहीं, 11 पची 55, 7 पना 35 और 19 सत्ते 133। ठीक है, तो यहाँ पे जो ABC का अनुपात है 55 35 133। आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में एक ऐसा प्रश्न जो एक से अधिक सही उत्तर या विधि को स्वीकार करता है वह मुख्यतः किसका मूल्यांकन करता है? जो एक से अधिक प्रश्नों, एक से अधिक उत्तर या एक से अधिक सॉल्यूशंस को स्वीकार करता है, तो जो है इस प्रकार के प्रश्नों को हम अपसारी प्रश्न कहते हैं, या इस प्रकार के प्रश्नों पर जो हमने सोचा है उसे अपसारी सोच कह सकते हैं। तो सारा कुछ टर्म है अपसारी। ठीक है, अपसारी में क्या होता है, हम ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब इसके बिल्कुल एक सीमित उत्तर होता है, क्लियर कट आंसर होता है कि यही इसका उत्तर है, इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं बताया जा सकता। तो अपसारी में क्या होता है कि उस प्रश्न का केवल एक जो है संभावित या एक करेक्ट उत्तर होता है, पर यहां पर क्या है, एक से अधिक उत्तर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि कोई शिक्षक गणित में विद्यार्थियों की पूर्व अवधारणा और भ्रांतियों को पहचानने के लिए परीक्षा लेता है तो वो किस प्रकार का मूल्यांकन कर रहा है? मूल्यांकन से 101% क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे क्वेश्चन यहां से गलत करते हैं, ये भी एक सच्चाई है। ठीक है, अभी मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया नहीं है, तो मैं इस जब टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखना। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर देने का सोचिए। तो जब बच्चे पूर्व अवधारणाओं या भ्रांतियों को पहचान, जब टीचर जो है बच्चे की जो है पूर्व की उसका पुरानी क्या जो है अवधारणाएं हैं ABCD या किसी अल्फ़ाबेट्स या काउंटिंग को लेकर के, या भ्रांतियों को पहचानने के लिए कोई परीक्षा ले रहा होता है, तो इसे निदानात्मक जो है मूल्यांकन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे टीचर का मूल जो लक्ष्य है वो है बच्चे की कमजोरी को जानना। तो ध्यान रखिएगा, कमजोरी को जानना और फिर उसको दूर करने का प्रयास करना, दूर करना। ठीक है, तो ये निदानात्मक जो है परीक्षण या निदानात्मक जो है मूल्यांकन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। अब देखिए, मैंने आपसे कल क्वेश्चन कराया था कि जब आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछे तब आपको क्या ट्रिक अपनानी है, और जब इन्हीं गुणनखंडों का योग पूछे तब आपको क्या ट्रिक अपनानी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस ट्रिक को समझा होगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो 105 है, उसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कैसे टूटेगा, 3 से, 3 तिरिका 9, तिरपच 15, अब ये 3 से जाएगा नहीं, 5 सते 35, अब ये 7 से कटेगा, तो कुल मिला के कुछ इस तरीके से इसके जो है फैक्टर्स होंगे। तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, और जो पावर दी गई है उसकी एक नेक्स्ट अगली जो संख्या होती है उसको हम लिख लेंगे, मतलब 1 को हम 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, और सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से इसका जो आंसर निकल के आएगा वो है 8। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। तो गणित का महत्व किस रूप में है? ये बच्चे के ज्ञान और कौशल की प्राप्ति में इसका महत्व है, या मतलब ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है, बौद्धिक आदतों के विकास में जो है सहायक होता है, वांछित दृष्टिकोण पैदा करता है, तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, अमूर्त सोच बढ़ाता है। तो उपरोक्त में से सभी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही है। ठीक है, एक शिक्षक जो है गणित की कक्षा में विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रक्रिया को जांचने के लिए उनके उत्तरों से अधिक उसके जो तर्क पर ध्यान देता है। अब देखिए, बच्चा उत्तर तो दे रहा है लेकिन टीचर क्या जांच रहा है, तर्क जांच रहा है। ठीक है, तो ये मूल्यांकन किस प्रकार का होगा, इसका आंसर सोचिए एक बार, फिर मैं इसके बारे में बताता हूं। तो यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा, यहां पे ना बी होगा, ना ए होगा, ना डी होगा, इसका सही आंसर है प्रोसेस बेस्ड जो है मूल्यांकन, इसको कहेंगे प्रक्रिया आधारित मूल्यांकन। यहां पर टीचर क्या कर रहा है, सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं केंद्रित कर रहा है, उसके अंतिम उत्तर पर ध्यान नहीं केंद्रित कर रहा है, वो देख रहा है कि बच्चा जो है समस्या जो क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से उसने हल किया है, इसमें उसने कौन सा जो है विधि का इस्तेमाल किया है, मेथड यूज किया है, किस तर्क से उत्तर दे रहा है, और इसमें क्या बच्चे ने सारे स्टेजेस का प्रयोग किया है, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कंप्लीट जो है सेट्स जो होते हैं
वो उनका जो है यूज़ किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच-बीच के स्टेजेस छोड़ करके सीधा आंसर दे दिया हो? तो इससे हम ये पहचानने का प्रयास करेंगे कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट को रटा है कि कॉन्सेप्ट्स को सही से अच्छे से समझा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया बेस्ड जो है हम कह सकते हैं मूल्यांकन, ठीक है? ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ जो है इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है? यही सारे क्वेश्चंस मिलते हैं और ये सब फ्री बैच में मिल रहे हैं। मैं आपको एक कंप्लीट थ्योरी दे रहा हूँ, यहाँ पर हर चीज़ें आपको थ्योरी है, चाहे सीडीपी हो, चाहे ईवीएस में। तो मैं सीडीपी और ईवीएस में तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे अभी आपको देने हैं, वो मैं आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम देता रहूँगा। इनफैक्ट मेरा पूरा लक्ष्य है कि मैं 15 तारीख से पहले आपको सारा थ्योरी दे दूं। उसके बाद मैं आपको डेली 2-2, 3-3, 4-4 जो है पेपर्स कराऊंगा। तो मेरा जो पूरा टारगेट है, पेपर के आखिरी दिन तक 2 दिनों से पहले, मतलब पेपर शुरू होने से 2 दिन पहले आपको एक पूरा जो है सब कुछ मिल जाएगा। रिवीजन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा दूंगा, नए मॉडल क्वेश्चंस भी सब कुछ कराऊंगा, ठीक है? अब आते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। एक गणित शिक्षक जो है सूत्र समझाने पर अधिक और अवधारणा निर्माण पर कम ध्यान देता है। मतलब वो सूत्र पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट पर ज्यादा नहीं ध्यान दे रहा है कि टीचर भाई बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़े। तो यहाँ पे इसमें कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? तो भाई देखिए, बच्चा जब सूत्रों को याद कर लेता है ना, तो इसमें जो है समय प्रबंधन नहीं, गणनात्मक त्रुटि नहीं, स्मरण शक्ति का विकास की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। बच्चे में ट्रांसफर ऑफ जो लर्निंग है उसका जो है उसको है वो जो है कमी देखने को आपको मिलेगी। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही आसान सा है, ठीक है? तो इसको ट्रिक से करेंगे। 1 अगस्त 2009 को शनिवार था और 1 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा? तो आपको पूछ रहा है, देखिए 1 अगस्त 2009 का था, तो यहां पे याद रखिएगा 1 अगस्त 2009 को अगर यहां पे शनिवार था, ठीक है, तो याद रखना इसी दिन अगले साल 1 अगस्त 2000 जो है 2010 को क्या होगा? तो +1 जुड़ जाएगा यहां पर। इसका मतलब है कि उस दिन जो है रविवार था, ठीक है? उसके बाद 1 अगस्त 2011 को क्या होगा? तो फिर से एक जुड़ जाएगा, तो मंडे था, मतलब सोमवार था, ठीक है? फिर उसके बाद 1 अगस्त 2012 को क्या था? तो यहां पे ट्यूसडे होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा 2012 जो है वो लीप ईयर है, ठीक है? वो लीप ईयर है, तो यहां पर +1 नहीं जोड़ेंगे, +1 नहीं +2 जोड़ेंगे। हर जगह +1, लेकिन लीप ईयर में +2 जोड़ेंगे। तो मंडे की जगह ट्यूसडे और यहां पे आ जाएगा वेडनेसडे, ठीक है, मतलब बुधवार। अब हम फिर से देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1 अगस्त 2013, तो यहां पर हो जाएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद आएगा थर्सडे। तो यहां पे आंसर जो निकल के आएगा वो है थर्सडे, मतलब गुरुवार बृहस्पतिवार। आंसर है इसका बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में विद्यार्थियों की विफलता का कारण यदि टीचर केवल बुद्धि की कमी मानता है तो यह किस समस्या को दर्शाता है? तो देखिए, अगर टीचर ये सोचता है कि बच्चे में कमी है या बच्चे की बुद्धि ही खराब है, तो ये टीचर का पूर्वाग्रह हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि टीचर खुद की कमियों को जो है छुपा रहा हो, ठीक है? तो यहां पे देखिए, विषय वस्तु की कठिनाई या शिक्षण दृष्टिकोण की संकीर्णता, पाठ्यक्रम का बोझ और संसाधनों की कमी। तो देखिए आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्यार्थी गणित में उत्तर तो निकाल लेते हैं परंतु क्यों पूछने पर असमर्थ होते हैं, तो यह किस शिक्षण समस्या का परिणाम है? तो देखिए, उत्तर निकाल ले रहा है लेकिन क्यों पूछने पर कि मतलब उत्तर नहीं दे पाते, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो है बच्चे ने रटा है चीज़ों को, है ना, समझा नहीं है। तो अभ्यास की कमी नहीं है, इसे कहेंगे हम रोट लर्निंग, ठीक है? इसने रटा है, कॉन्सेप्ट को रट लिया है, ठीक है? तो ये इससे बहुत बड़ी समस्या होगी कि आगे जा करके वो कॉन्सेप्ट्स अगर बच्चे के अंदर क्लियर नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा जो है उसको इन फ्यूचर में जो है बच्चे के दिक्कत हो सकती है, ठीक है? दिक्कत होगी ही होगी, हो सकती क्या है, ऐसे बच्चों में अक्सर जो है एसएससी जो बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, उनको निकालने में की बहुत
बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। अब वो जब उस समय आते हैं तो उस समय कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो उतना जो है मज़ा नहीं आता उस चीज़ों में, ठीक है। तो याद रखिए, ब्रेन डेवलपमेंट जब ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है तब हमें बच्चों को अवधारणाओं से संबंधित जो है चीज़ें करानी चाहिए। हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी बच्चों के साथ जो है शेयर करनी चाहिए, ताकि जो है बच्चे का जो ब्रेन जो है डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो बोर्ड का प्रयोग जो है करते समय शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो जियो बोर्ड का यूज करते समय टीचर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ज्यामितीय आकृतियों की संरचना और संबंधों की खोज करना। आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डाइंस ब्लॉक जो है उसका प्रयोग किस अवधारणा को समझने में सबसे अधिक सहायक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। डाइंस ब्लॉक किससे रिलेटेड, जियो बोर्ड, जियो जेब्रा, टैनग्राम, ये मैं ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसका वीडियो बना के दिया है, उसको आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 14वें प्रश्न का उत्तर है बी, आकृतियों का वर्गीकरण एवं गुण, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात जो है 7:11 दिया है, यदि उनका HCF महत्तम जो समापवर्तक है वो 28 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए, दो संख्याएं मान लीजिए 7x और 11x, यही तो होता है अनुपात में, हम ऐसे ही तो लिखते हैं। और HCF जो है वो हमेशा जो संख्याएं होती हैं उनमें से जिनमें से जो उन्हीं संख्याओं में से जो कॉमन होता है वही उसका HCF होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो x वैल्यू है यही HCF निकल के आएगा। भाई इसी संख्या का तो HCF है, तो यहां पे HCF की वैल्यू 28 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, 28 7 गुणे 28 प्लस जो है 28 गुणे 11, यही तो करना होगा। तो अगर आप इनको जो है कैलकुलेट करोगे तो इसका सही उत्तर जो निकलेगा वो है 504। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख महत्व दिया जाता है। तो ज्योमेट्री में जो हम किन चीज़ों को महत्व देते हैं, तो देखिए ज्योमेट्री में जो है आकार, स्थिति और विस्तार, इन तीनों को जो है प्रमुख महत्व दिया जाता है। उपरोक्त में से सभी आंसर है डी। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के कोणों का योग 5:6:7 है, सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा, या सबसे छोटा या सबसे बड़ा, कोई भी पूछ ले। तो देखिए सब कोणों का मान आपको पता ही है, ठीक है, रेशियो तो पता ही है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे छोटे का पूछ रहा है तो आप कुछ लिखिए, छोटा कोण और 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और सीधा सीधा जो है इन तीनों को जो है जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, 7×6 कितना होता है 13 और 13×5 18, ठीक है, ये कट गया, इसका मतलब है आंसर है 50 डिग्री, ठीक है। अगला प्रश्न, गणित की कक्षा में जो है संचार निम्नलिखित में से किस क्षमता को विकसित करता है। तो देखिए जो कम्युनिकेशंस होते हैं ना, बच्चों के बीच में हमेशा कम्युनिकेट करते रहिए। तो आप बात करिए, टीचर बात करिए, बच्चों से आपस में बात करने दीजिए, है ना। तो ये जो जो स्किल्स होती हैं इससे जो है बच्चे में सोच डेवलप होती है, एक है समेकित और व्यवस्थित करना, अपनी सोच को किस तरीके से वो समेटता है, व्यवस्थित करता है और उसको व्यक्त कैसे करता है। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को देख लीजिए, इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो 2% दिए गए और आपसे पूछ रहा है दो क्रमागत छूटों की एकल छूट क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 15 छूट पूछ रहा है ना, 15 + 12 - 15 × 12/100, आपको बस ये लिखना है। तो 12 + 15 होता है 27, -15 दूना 30, है ना, और 180/100, 0 से 0 कट गया और यहाँ पे बचा 27 - 1.8, तो आंसर है 25.2, आंसर है बी, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा को समझाने के संबंध में सही कथन की पहचान करना है। 20वें प्रश्न का उत्तर दीजिए।
त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सही कथन की पहचान करना है। तो बच्चों को सभी प्रकार के त्रिभुज और अन्य आकृतियों से परिचित कराना, या फिर परिभाषा पहले ही दे दीजिए चाहिए, या फिर केवल समबाहु त्रिभुजों। देखिए यहाँ पे मैंने केवल कीवर्ड देखा है, केवल इसी से मैं समझ गया भ्रम से बचने के लिए केवल जो है सीधा सीधा समबाहु त्रिभुज से ही परिचय करा दीजिए, या फिर बच्चों को सभी प्रकार के त्रिभुजों से परिचित कराना है लेकिन अन्य आकृतियों से परिचित कराने से बचना है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हम क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिक्षण अधिगम पद्धति जो है वांछनीय होगी। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शंस को पढ़ने का प्रयास करिए। गणित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम जो है पद्धति वांछनीय है। इसका 21वें प्रश्न का उत्तर है सी, अवधारणाओं की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, रोहित को यह एहसास होता है कि, एक बच्चे को यह एहसास होता है कि एक वर्ग, चतुर्भुज और आयत दोनों होता है। वो वैन हिले के दृश्य चिंतन के किस चरण में है। तो वैन हिले का जो ज्यामितीय सिद्धांत है, जिसमें जो है मैंने आपको ये वैन हिले का सिद्धांत बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, बहुत ही सिंपल नोट्स दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के आखिर में जो है आपको जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर क्लिक करके देख लेना। तो देखिए ये जो स्तर है बच्चे का, ये है संबंध स्तर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जिसे हम कह सकते हैं अनौपचारिक निगमनात्मक स्तर। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है जो वर्ग और समचतुर्भुज है और आयत है, इन सभी के गुणों से परिचित है, इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच संबंध को भी समझ पा रहा है। तो विश्लेषण में सिर्फ केवल गुणों को पहचानता है, इसमें सिर्फ केवल चित्र को पहचानता है, और विभिन्न आकृतियों के बीच में क्या जो है क्या गुण है और इनके बीच में क्या संबंध, इसको पहचानता है। तो ये बच्चा जो है स्तर 2 में है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन डी। 70 डिग्री का पूरक जो है कोण क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, 90 से उसे घटा देना है। ठीक है, तो आंसर कितना है, 20 डिग्री, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बच्चों को भिन्नों की अवधारणा सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो भिन्न की अगर अवधारणा, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इनफैक्ट कई जो है टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो भिन्न के कॉन्सेप्ट्स को अगर पहचानना चाहते हो, बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो क्यूजनेयर रॉड जो है, इस तरीके की एक्टिविटीज से जो है बच्चों को आप भिन्न के कॉन्सेप्ट को बढ़ाओ। आंसर है ऑप्शन ए, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को शीर्षाभिमुख कोण के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। इस संबंध में वैन हेले के विचार के अनुसार छात्र निम्नलिखित में से किस स्तर पर है। अब देखिए यहां पर बच्चा किस स्तर पर है, तो यहां पर देखिए संबंध स्थापित कर रहा है विभिन्न कोणों के बीच में। अब यहां पे ये जो कीवर्ड है संबंध स्थापित करना, ये भूलना नहीं है आपको। ठीक है, तो विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, कोणों को मापते हैं, मतलब सब कुछ देख रहा है। तो यहाँ पे अनौपचारिक निगमनात्मक स्तर कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के संबंध से सही है। तो गणित क्या है, वो एक तो उपकरण है, ये बात भी सही है। गणित कला का एक रूप है और गणित की अपनी एक भाषा होती है। तो हम यहाँ पे तीनों ही आंसर जो है सही लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। 9:32 पर घड़ी को दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि कोण कितना होगा घड़ी के सुइयों के बीच में, तो आपको कुछ नहीं करना है। 9 ये घंटा है और ये जो है 32 लिखा हुआ है, मिनट है। तो घंटे में जो है, आवर में जो है आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है, और जो क्या बोलते हैं मिनट है, उसमें 11/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 का 27, 270 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम काटे तो 2 ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही जो है इन दोनों
वही कोड कहलाएगा। तो यहाँ पे 94 निकल के आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।